हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1.5 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ, 1.5 घंटे की स्पेशल डिमांडेड वीडियो क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 2-3 दिन में ही यानी कि 26 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 27 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस 1.5 घंटे के महा एपिसोड के अंदर हम लोग आपके 26 और 27 तारीख के पेपर के लिए डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हां बच्चों, इस 1.5 घंटे की वीडियो में ये तीसरा जो सैंपल पेपर है, इसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इवन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए रहेगी। और पता है सबसे खास बात क्या है, इस वीडियो में, इस सैंपल पेपर में हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस है बच्चों और रिपीटेड हैं, जहां से पिछले साल भी क्वेश्चंस आए हैं और इस साल भी आपके क्वेश्चंस के रिपीट होने के हाईली चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप लोग मेरे साथ ये 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लो। आपकी अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी प्रैक्टिस और अच्छे से सिलेबस रिवीजन कराने की मेरी गारंटी है। बस ध्यान से देखना हर एक चीज को। तो एक बार पैटर्न देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर फटाफट से। पेपर में आपके 5 खंड होने वाले हैं और 30 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें एक एक नंबर के टोटल आपके 12 MCQ होने वाले हैं। खंड खा के अंदर आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें हमारे ना 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा के अंदर 4-4 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और खंड घा में 4 नंबर का पैसेज, 4 नंबर का कार्टून और 4 नंबर का मैप होगा। तो बच्चों, कार्टून के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना दी है आपके लिए। ठीक है, मैप के लिए अलग से वीडियो बना दिए, तो उनको देख लेना। और सबसे आखिर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे हमारे 6-6 नंबर के टोटल 4, वैसे अथवा हर एक क्वेश्चन में होता है तो 8 हो जाते हैं। ऐसे इंग्लिश में रहेगा सेक्शन ABCD आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न है आपका। ओके, तो बच्चों आने वाला ये जो हमारा 1.5 घंटा है ना, आप इस 1.5 घंटे में अपने 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के कार्टून, मैप, पैसेज और 6 नंबर के सबकी तैयारी करने वाले हो मेरे साथ। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में ही कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो पे हम कम से भी कम 1K लाइक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना बच्चों। और आपके लिए हम जो भी 10 सैंपल पेपर करवा रहे हैं ना आपको, आपके पेपर के लिए, उन सभी की वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अटैच है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो यहां से देख लेना अगर कोई भी वीडियो मिस हो गई हो तो। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के तीसरे वाले पेपर को। रेडी हो बच्चों मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोग आने वाला 1.5 घंटा? तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड ए है यानी कि सेक्शन A 12 मार्क्स का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग 12 MCQ को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप भी इन MCQ क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से जरूर आंसर दीजिए। अपने मन ही मन सोचना कि सर जी ये वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये सही आंसर है, ये सही है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताना कि सर मैंने 12 में से 10 के सही आंसर दिए, मैंने 12 में से 12 के राइट आंसर दिए, मैंने 12 में से 6 के राइट आंसर दिए, मैंने 9 के आंसर दिए सही। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चलेगा हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम आ चुका है, सीरियस हो गए हैं बच्चे। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये पहला ही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है और MCQ में भी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्थानीय शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ की जगह लोकल गवर्नमेंट आएगा। तो लोकल गवर्नमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पहला उद्देश्य तो होता है बच्चों कि जो राजनीति है इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। बिल्कुल सही बात है, जो राजनीति है उसमें स्थानीय लेवल पे जो महिलाएं हैं इनकी राजनीति जो भागीदारी है इसको बढ़ाना है ना। दूसरा होता है
लोगों को वित्त उपलब्ध करवाना, यानी कि स्थानीय लेवल पे लोगों को पैसा उपलब्ध करवाना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, जिससे कि वो अपनी सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकें, है ना। तो मतलब कि सी वाला जो ऑप्शन है ए और बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एंड बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे देखो क्या है बच्चों, हमें ना एक परिभाषा दी गई है, ठीक है। यह व्यक्ति की किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको क्या बताना है, हमारी जो स्वतंत्रता है उसके कई प्रकार हैं, जैसे कि आर्थिक है, प्राकृतिक है, व्यक्तिगत है, राजनीतिक है। तो अभी हम जो इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन किस प्रकार की स्वतंत्रता की है, जैसे कि कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार का अधिकार करने का, अभाव से मुक्ति का अधिकार हो गया, वस्तुओं के उत्पादन का अधिकार हो गया और वस्तुओं के वितरण का अधिकार हो गया। ये किसके अंतर्गत आता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक है कि कोई भी लाभकारी पद पा सकता है, यानी कि किसी भी जो जॉब है उसको कर सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है ना। अब काम कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, फैक्ट्रियां लगा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, आर्थिक अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि सारी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिकल है ना, तो आर्थिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है इकोनॉमिक राइट्स ये करेक्ट है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या कहना है कि एक न्याय का पहलू है क्या, न्यायपूर्ण कानून का निर्माण। ठीक है, एक लाइन है बच्चों कि मेकिंग जस्ट लॉ, ठीक है, न्यायपूर्ण कानून का निर्माण। तो ये न्याय का कौन सा पहलू है, क्या ये राजनीतिक न्याय को दर्शाता है, सामाजिक न्याय को या आर्थिक न्याय को, ये दर्शाता है कानून न्याय को। बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिससे कि आपका दिमाग घूम सकता है कि ऐसे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही होता है, जैसे न्यायपूर्ण कानून का निर्माण, है ना, ऐसे कानून का निर्माण जो न्याय करे, तो यानी कि सिंपल सी बात है कानूनी न्याय होगा यहाँ पे, है ना। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। सेम इसी तरीके से लीगल जस्टिस। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप ये समझ लो कि आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यू भी। क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण में शामिल है। तो भारतीय संविधान के जो एकात्मक लक्षण है, यानी कि भारतीय संविधान को जोड़ के रखने वाले यूनिटी जो फीचर्स हैं उसके बारे में। तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को एक हरी नागरिकता दे रखी है, अर्थात आप भारत के किसी भी राज्य में रहें, ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या कहलाएंगे बच्चों, भारतीय कहलाएंगे। आप पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाइए, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आप भारतीय ही कहलाएंगे। दूसरा, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, यानी कि चाहे स्टेट की बात कर लें, चाहे हम जो यूनियन टेरिटरी हैं और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी के लिए एक ही संविधान रहेगा। ठीक है। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका। आप सभी को पता है हमारी न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना है, जिसमें सबसे टॉप पे आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर आती है हाई कोर्ट, फिर होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर होती है सब डोमिनल कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो ये क्या है, ये न्यायपालिका का वर्गीकरण भी है ना, और एकीकृत न्यायपालिका है, जैसे पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बच्चों एकात्मक लक्षण जो है संविधान के वो यहाँ पे उपरोक्त सभी है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हमारा ये कथन दिया गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अब हमें इसे ध्यान से पढ़ना है। तो देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है, भारत सरकार के द्वारा विकलांगता अधिनियम कब लाया गया बच्चों, 1995 में, बिल्कुल सही बात। दूसरा, पुरुष स्त्री से शक्तिशाली है, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, सामाजिक असमानता का। ये सही बात है, पुरुष जो है ना वो स्त्री से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये कैसी असमानता है, सामाजिक असमानता। तीसरा, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति किसके अंतर्गत आती है, आर्थिक समानता, यानी कि आर्थिक समानता क्या कहती है कि हर एक समाज में रहने वाले व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ जल सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, ये हो, तो ये आर्थिक समानता हो गई। इसके अलावा जो बच्चों सकारात्मक कार्यवाही है, ठीक है, सकारात्मक कार्यवाही ये किन के लिए लगाई जाती है, किन के लिए लागू की जाती है, जो वंचित समुदाय होते हैं इनके लिए छात्रवृत्ति के रूप में, है ना, ये एग्जाम्पल है इसका। तो ये भी सही है, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब के सब यहाँ पे सही है। अब आप कहोगे
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या, ये जो ऑप्शंस है ना, ये दरअसल इसमें सभी दे रखे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इन ऑप्शंस को आप भूल जाओ, केवल बस इतने याद रखो, हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और हमारा ये चौथा भी सही है। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। एक आधा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, है ना। चलो आगे देख लेंगे सेम इंग्लिश मीडियम में। तो सारी बातें जो यहाँ पे दी गई हैं सब सही हैं और हमारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कथन सबके सब सही हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों है असर्शन रीजन का, यानी कि एक तरफ है हमारा अभिकथन, एक तरफ है कारण। तो अभिकथन कहता है भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीटें वो काफ़ी कम हैं, वहीं आप यूपी की सीटें देख लीजिए या फिर जो बिहार की सीटें हैं या फिर राजस्थान की सीटें हैं, इनकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इनकी सीटें बहुत कम हैं। अब क्यों? क्योंकि इन स्टेट में जनसंख्या ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे जनसंख्या कम है। कारण क्या कहता है? भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन है। ये भी ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए भी सही है, आर भी सही है और यहाँ पे सही व्याख्या भी एक तरीके से है। ओके, अब इसी का देखेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देता है बच्चों। तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमें करना है मिलान, और मिलान के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है, जो आपको एक लगता है ना कि आपको 110% श्योर है कि ये वाला मिला, एक मिलान कम से कम सही है, तो बस उसी को देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है आप सभी को बारे में, इसके बारे में तो पता होगा कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रवाद एक सामान्य धर्म के मामले में है, ठीक है। तो यानी कि पहले का बी, बस मिल गया आंसर, बी वाला ही राइट है, क्योंकि और में तो है नहीं किसी का भी, हो गया आंसर। अब जैसे वो संधि जिसके माध्यम से नए राज्यों का गठन हुआ था, वो थी वर्साई की संधि, ठीक है। ऑप्शन सेकंड का सी। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता है, ये कथन कही थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने नहीं, ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर तीसरे का डी। राष्ट्रवाद के विकास में क्या बाधक होता है? तो साम्यवाद राष्ट्रवाद के विकास में बाधक है, यानी कि फोर्थ का ए, ठीक है। तो बस हो गया अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी याद रख लेना वो संधि कौन सी है जिसके माध्यम से नए राज्यों का गठन होता है। ये बात किसने कही है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम गंतव्य है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। और राष्ट्रवाद के रास्ते में क्या बाधक है? साम्यवाद। ओके, चलो इंग्लिश में देख लेंगे। तो पहले का भी बी है, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का आपका ए है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? धर्मों के बीच वर्चस्ववाद का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, तो वो कौन सा है ये देखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है धर्मों के बीच में, यानी कि पर्टिकुलर ये जो हमारे देश में जितने भी धर्म है, चाहे ए बी सी डी, मान लेते एग्जाम्पल के लिए 4 धर्म है, तो इन चारों धर्मों का आपस में जो है वो विवाद बना रहता है, दोनों के बीच में आपस में भेदभाव होता है ना, वर्चस्ववाद होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि 1984 के जो सिख दंगे थे, इसमें हजारों की संख्या में सिखों को मार गिराया गया था, ठीक है, इन सिख दंगों में, जो कि इसी का एग्जाम्पल है। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित हैं, इनको निकाल दिया गया था, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। वेल, यहाँ पे जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, ए और बी, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरमेसी अमॉन्ग रिलीजियस इज ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नागरिकता का गुण नहीं है, यानी कि सिटीजनशिप की इसमें से क्वालिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे आप ना एक भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, आप एक इंडियन हैं, तो आपके लिए सबसे पहली जरूरी नागरिकता का गुण क्या होना चाहिए कि आपके अंदर आत्म संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। दूसरा है सुचरित्रता, ठीक है, यानी कि आप अपना चरित्र एकदम स्वच्छ रखें और अच्छा रखें। और तीसरा है कर्तव्य परायण, यानी कि आप अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भटके नहीं। लेकिन अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद हो गया या फिर साम्यवाद हो गया, ये नागरिकता का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेपरेटिस्टिज्म
इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल कितना होता है? बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें ना 2 क्वेश्चन है दरअसल। एक तो ये है कि कार्यपालिका होती क्या है, ठीक है, और एक ये है कि पॉलिटिकल जो कार्यपालिका है वो कौन सी है, और एक होती है स्थायी वाली। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे भारतीय संविधान ने जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 पार्ट में कर रखा है, आप सभी को पता है। एक है विधायिका यानी कि संसद, और एक है कार्यपालिका यानी कि ये एग्जीक्यूटिव, और एक है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है बच्चों? कार्यपालिका विधायिका के द्वारा जो भी कानून पारित किया जाता है, जो भी नीति बनाई जाती है, ये उसे लागू करती है, ये उसका नियमन करती है। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा, मंत्री, राष्ट्रपति सबके सब शामिल हो जाते हैं। ओके, अब बारी आती है राजनीतिक कार्यपालिका की। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है ये तभी तक अपने अस्तित्व में रहती है जब तक इसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, जब तक बहुमत है तभी तक ये शासन करे, बहुमत हटेगा तो ये खत्म हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से ये क्या होती है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। फिर स्थायी की बात कर लेंगे। तो बच्चों स्थायी कार्यपालिका जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक बार जो बंदा इसमें चला गया, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा IAS IPS बन गया, तो वो तब तक अपना काम करेगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, यानी कि इसमें वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका के द्वारा लागू की जो पारित किए जाते हैं उन कानून को लागू करना। इस राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है सिर्फ जब तक बहुमत है तब तक। स्थायी का मतलब है एक बार बन गए तो रिटायरमेंट तक। ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है इसका टेन्योर कितना होता है? एज लॉन्ग एज देयर अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से न्यायालय के द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील नहीं किए जा सकते? या फिर मान लीजिए ये ऐसा न्यायालय है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे सकते हो। ठीक है, ऐसा न्यायालय। अब आप कहोगे यार भारत का सबसे बड़ा न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय है, अब इससे बड़ा कौन न्यायालय है कि वो वहां से सुनाए गए फैसले को आप यहाँ पे ला नहीं सकते हो हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा नहीं सकता उस फैसले को, अपील भी नहीं करवा सकता? तो वो है बच्चों सैनिक न्यायालय। यानी कि जो सेना का न्यायालय होता है, अगर मान लीजिए कि आप एक फौजी हो, ठीक है, बाय द चांस आपका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है, बाय द चांस आपको कोई भी सजा दी जा रही है, तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेना का अपना एक अलग न्यायालय है। ठीक है, इसीलिए तो ऑप्शन जो है ना इसका ब्रैकेट ए वाला, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये वाला ब्रैकेट ए है, तो आपका ब्रैकेट ए से ही हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट होती है उसको कहेंगे। ओके, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। निर्वाचन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है? अब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि निर्वाचन प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे पहले होता है कि जो मतदाता सूची है ये तैयार कर ली जाए। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना, फिर निर्वाचन की घोषणा करना, फिर आता है प्रत्याशियों का नामांकन करना, और फिर आता है कि निर्वाचन अधिकारी जो है इनकी नियुक्ति करना। ठीक है, तो सबसे पहले होती है मतदाता सूची, जो वोटर लिस्ट होती है, इसको प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब ये अभी तक बच्चों हमने अपने सेक्शन के टोटल जो हमारे 12 MCQ थे, ठीक है, सेक्शन ए के 12 MCQ हमने समझ लिए हैं। अब आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या वाकई में आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए? ठीक है, MCQ वाले जो भी आपको करवाए हैं, फटाफट से बताओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले खंड को, जो कि है खंड नंबर बी, यानी कि सेक्शन बी 12 मार्क्स का। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन है इसमें, आइए ध्यान से समझिए। देखिए 2 नंबर में हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है एक डेफिनेशन। कैसे डेफिनेशन? समानता के अर्थ को विस्तार से समझाइए। यानी कि जो समानता है आपको इसके अर्थ को थोड़ा ढंग से समझाना है। तो आओ बच्चों समझाते हैं। देखो जैसा कि नाम से पता चलता है, समानता अर्थात समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके वर्ग के आधार पे, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म या फिर आर्थिक स्तर, किसी भी प्रकार से
इन सभी में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना करके उसके साथ समान अवसर उसे भी प्राप्त हो, इसे समानता कहते हैं। समानता का दावा है कि सभी व्यक्ति मनुष्य हैं, इसीलिए सभी मनुष्य एक समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से उनके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज में जो भी अवसर होंगे, जो भी संसाधन होंगे, सभी का बंटवारा सही से होगा। ठीक है, बिना भेदभाव के। ये होती है समानता। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म है समाज जनित असमानता। ठीक है, ऐसी असमानता बच्चों जो समाज ने पैदा की हो, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखो, समाज जनित असमानता जिन्हें समाज ने पैदा किया हो, तो देखो समाज में अवसरों की असमानता होने अथवा किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। अर्थात समाज में जो असमानता है समाज जनित, ये भाई समाज ने पैदा की है। अब जैसे समाज में कुछ बड़े तबके के लोग होते हैं, ठीक है, बड़े वर्ग के लोग होते हैं, तो छोटे लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, तो ये भी तो समाज जनित हुआ ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिया गया है, समाज में जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, ठीक है, दिमाग वाला काम करते हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में काम करता है, कोई क्लर्क की नौकरी करता है, तो लोग उसको ज़्यादा लाभ और सम्मान देते हैं, उसको अधिक महत्व भी देते हैं। लेकिन जो सारे कार्य करता है, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, दुकान वाले हो गए, या फिर रेडी फेरी वाले हो गए, तो ऐसे लोगों को कम महत्व दिया जाता है, कम सम्मान दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, जैसे समाज ने ना हमेशा से एक पूर्वाग्रह बना रखा है कि जो औरतें हैं ये हमेशा से कमजोर हैं, अबला हैं, उन्हें कमजोर माना जाता है। अफ्रीका में रंगभेद की नीति भी समाज द्वारा ही जनित की गई थी, है ना। यूरोपियंस ने ये जो काले घोड़े के भेद वाली नीति ये चलाई थी, है ना। तो वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आप समझ गए अच्छे से? जी सर, अब तो हम समझ गए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके जो दोनों क्वेश्चन है बच्चों पूरे हो गए। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देखोगे, देख लो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्वेलिटी इन डिटेल, तो इक्वेलिटी का मीनिंग क्या है और इसके क्या क्या पॉइंट हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अथवा में देखेंगे तो सोशली जनरेटेड इनइक्वालिटी विच आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, तो कैसे क्रिएट की है उसके बारे में भी यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, न्यायपालिका का अर्थ क्या है? तो बच्चों न्यायपालिका जो है इसके मीनिंग को हमें बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक इस तरीके का पैसेज बनाया था ना, जिसमें आपको मैंने बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। एक होती है हमारी विधायिका, ठीक है, एक होती है हमारी कार्यपालिका और एक होती है हमारी न्यायपालिका। तो विधायिका जो है वो कानूनों को पारित करती है, बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, उनका नियमन करती है। और न्यायपालिका उनसे संबंधित जो विवाद होती है उसको सॉल्व करती है। और संविधान जो है उसकी ये व्याख्या भी करती है। ठीक है, अब न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कि शासन की रक्षा के लिए और कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह, किसी भी संस्था के बीच जो भी विवाद होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे कानून के अनुसार हल करने वाली संस्था होती है। ठीक है, न्यायपालिका जो है ये हम जैसे आम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करती है और ये सुनिश्चित भी करती है, इंश्योर भी करती है कि लोकतंत्र के अंतर्गत हर एक व्यक्ति, मतलब कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई एक समूह तानाशाही ना बन जाए, लोकतंत्र कायम रहे। ठीक है, न्यायपालिका देश के संविधान के प्रति, भारत की लोकतंत्र के प्रति और जनता के प्रति जवाबदेह होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, लीडर या नेता के प्रति नहीं। ठीक है, तो ये होती है न्यायपालिका। ओके बच्चों, चलो इसी का इंग्लिश में देख लेंगे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी का क्या मीनिंग होता है बच्चों, इसके बारे में छोटे छोटे की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में प्रधानमंत्री के लिए योग्यता क्या है बच्चों? यानी कि अगर भारत का किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए उसे क्या क्या योग्यताएं चाहिए? सबसे पहली, वह भारत का नागरिक हो, सबसे जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो। दूसरा, वैसे तो आपके बुक में कोई एक परफेक्ट आयु बताई नहीं गई है, लेकिन अगर देखो प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य हो, और संसद का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की। ठीक है, वह पागल व दिवालिया ना हो। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य बन जाए। एक यहाँ पे और छोटा की पॉइंट आता है, पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य हुए वो पीएम बन जाता है, ठीक है, बिना संसद का सदस्य बने हुए, तो उसे इस बने हुए पीएम को
6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना अनिवार्य होगा, संसद की सदस्यता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा पद से। ठीक है, होता ना कि जल्दबाजी में फिर किसी ना किसी को पीएम बनाना ही पड़ता है, तो उस स्थिति में ये बात आती है दरअसल। ठीक है, सेम इंग्लिश में, व्हाट आर द क्वालिटीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, तो इजीली आप यहां से पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें 2 नंबर के 1-1 नंबर के एमसीक्यू भी आपके पूरे हो जाएंगे। न्याय के प्रति इन्हीं 2 राजनीतिज्ञों की अवधारणा का वर्णन करो। ठीक है, तो न्याय के प्रति बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, जैसे कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो है, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस हैं, सुकरात हो गए, जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट हो गए। अब इनकी क्या क्या बातें हैं, तो ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में ये लिखा कि कई लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषता के नियमों के अनुरूप है। ठीक है, इन्होंने न्याय के लिए क्या कहा कि कई लोगों का जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य की विशेषताओं के अनुरूप चलता है। दूसरा, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ये कहते हैं जो भी व्यक्ति गलत करे उसे दंडित करो, जो अपराध करे उसे सजा दो, और जो लोग अच्छे काम करें, ठीक है, अच्छे लोग, उन्हें पुरस्कार, उन्हें रिवॉर्ड दो। गलत करने वाले को दंडित करो और अच्छे लोगों को रिवॉर्ड दीजिए। सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि अगर समाज में सभी अन्यायी हो जाएंगे तो फिर सुरक्षा बचेगी ही नहीं, इसीलिए हर व्यक्ति को उसका जो वाजिब हिस्सा है, जो उसका न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम मूल्य इन द सेंस कि उसको जो भी जरूरत है वो उसे मिल जाए, तो यही न्याय है। क्योंकि नहीं मिलेगा तो फिर भाई सब अन्यायी हो जाएंगे, तो फिर सुरक्षित ही कौन बचेगा। फिर जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट आए, इन्होंने कहा हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा और उसके विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर व्यक्ति जो है वो विकास कर सके, इसके लिए उसे मौके मिलने चाहिए, अवसर मिले, यही न्याय है। ठीक है, तो 4 लोगों के विचार थे यहाँ पे राजनीतिज्ञों के, वो मैंने आपको बता दिए। और भी देखना चाहो तो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो हो गए, चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस हो गए, सुकरात हो गए, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट हो गए, इस तरीके से हैं। ठीक है, अब 2 नंबर का अगला क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। अधिकार क्या है, अधिकारों के घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों आखिर अधिकार क्या होते हैं। अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य अपने विकास में सहायक होती हैं। अर्थात अधिकार क्या है बच्चों, अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके माध्यम से मनुष्य जो है ये अपना विकास कर पाता है। ठीक है, अधिकार एक तरीके के हक होते हैं। ठीक है, ऐसे हक जो आम आदमी के जीवन जीने के लिए जरूर चाहिए। अब एक एग्जांपल है कि सामान्य अधिकार क्या होते हैं, जो अधिकार साधारण कानून से लागू हो जाए, संसद आसानी से कानून बनाकर उनमें परिवर्तन कर सके, वो सामान्य अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ होते हमारे मौलिक अधिकार, है ना, वही चीज है। फिर आता है अधिकारों का घोषणा पत्र, तो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची है, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई। तो बच्चों अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संविधान के द्वारा दिए गए या फिर संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। इसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने की थी। अब सेम इंग्लिश मीडियम में रहेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। ठीक है, पढ़ सकते हैं राइट्स क्या है, जनरल राइट्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या है, इसके बारे में। अब बारी आती है हमारे छोटे क्वेश्चन की, इसमें आप अपनी भी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि राजनीति को परिभाषित करने के अलग अलग मत हैं, कोई 2 लिखिए। यानी कि राजनीति जो शब्द है इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, डेफिनेट करते हैं। तो वो कौन कौन से डेफिनेशन है बच्चों, तो देखो सबसे पहले छोटा पॉइंट, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर या राज्य होता है। ठीक है, राजनीति को परिभाषित करने के अलग अलग मत होते हैं, समझ गए ना। राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है पोलिस, इससे हुई है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति। इसका मतलब होता है एक नगर या फिर कोई राज्य। अब इसको डेफिनेट करने के और मत हैं, जैसे कि लोगों का कहना है राजनीति जो है ये शासन करने की सलाह है, सलाह नहीं कला है सर जी, क्या एक शासन करने का आर्ट है राजनीति। ठीक है,
जिसमें सरकार क्या काम करती है, सरकार प्रत्येक लोग से कैसे संबंधित होती है, लोग जो है हर प्रॉब्लम का सामना कैसे करते हैं और निर्णय कैसे लेते हैं, इसको करने का जो आर्ट है, जो कला है, वो राजनीति है। ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक विकास के लिए सामूहिक निर्णय लेने और आम समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करते समय भाग लेते हैं और सुलझाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति जो है ना, ये कुछ समूह के लोग होते हैं जो समस्याओं को हल करते हैं एक साथ मिलके और उन्हें सुलझाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का मानना है राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीति जो है वो ये कहती है कि राजनीति जो हमारी गवर्नमेंट है उसको और सही से काम करने के लिए सीख देती है। तो लोगों की अलग अलग विशेषताएं राजनीति को लेके। ठीक है। तो आप समझ गए क्वेश्चन 18। अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑन डिफाइनिंग पॉलिटिक्स, राइट एनी टू। ठीक है। तो क्या है बच्चों, और इसके क्या क्या पॉइंट है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और ये हमारा तीसरा पेपर था। आपको मैं पिछले पेपर का, ठीक है ना, पेपर नंबर 2 जो है, इसके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है। हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, हाँ देखो ये रहे। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होता है बच्चों। तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ तो होता है आज़ादी। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति पर कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो, या फिर ये कह लीजिए जो चाहो सो करे के अधिकार को हम कहते हैं स्वतंत्रता। ठीक है। एक आधी बात ये भी है कि भाई उस पर कोई नियंत्रण ना हो, बाहरी कोई दबाव ना हो, और वो बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय ले सके, स्वयं तरीके से व्यवहार कर सके, उसी को हम बोलते हैं, है ना। अब स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके स्रोत होते हैं जैसे कि बलपूर्वक, सरकारी कानून के द्वारा, सामाजिक के द्वारा, या फिर आर्थिक असमानता, है ना, इसके माध्यम से। फिर आपको समझाया था बच्चों कि अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायकों के प्रति जवाबदेह होता है, जैसे फ्रांस, रूस, श्रीलंका। अब आप कहोगे भाई संसद भारत में भी तो यही है, लेकिन भारत में अर्ध अध्यक्षात्मक नहीं है, भारत में संसदीय कार्यपालिका। ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, नाम मात्र का केवल। ओके। लिखित और अलिखित संविधान में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। लिखित जो लिखा हुआ है सब कुछ लिखा है, अलिखित ये कुछ परंपराएं समूह होती हैं जिसमें चेंज भी किया जा सकता है आसानी से। बस ऐसे था, है ना। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियोस में। अब सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने इतने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो पिछले कई साल के पेपर्स में रिपीटेड है। तो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन सी है, ये हमारा 20 नंबर का होगा, क्योंकि 4 नंबर के इसमें 5 क्वेश्चन है। ओके, शुरू करें। चलो सबसे पहले क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। 19 में देखिए क्या कहा गया है कि चुनावी प्रणाली जो है ना हमारी, सबसे अधिक क्या नाम है उसका, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इसके बारे में कहा गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में चुनाव की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है और इसे क्यों स्वीकार किया गया, और अथवा में ये बताओ कि चलिए क्यों स्वीकार किया गया, ये आप बता दिया आपने। फिर आप ये बताओ कि आखिर इसमें जो कुछ कमियां हैं उनके लिए हमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है। तो देखो हर एक चीज में कमी होती ही होती है, तो कमी सब में होती है, तो कमी को कैसे सुधारा जाए वो आप बताओ। पहले तो इसका वर्णन करते हैं, फिर कमी की बात करते हैं। ओके, तो उत्तर लिखते हैं। देखो ये जो हमारे भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली है वो है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। अब क्या है ये क्या नहीं, तो ध्यान से देखो क्यों अपनाया गया। पहले तो ये देखो, ये जो प्रणाली है वो बहुत ही सरल है। कैसे सरल है, ये उन मतदाताओं के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है जिन्हें राजनीति का, चुनाव का ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है, और जो बेसिकली अनपढ़ है एक प्रकार से, उनको नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल की या फिर इलेक्शंस की। होता ये है कि चुनाव के समय जो भी हम वोटर्स होते हैं, हम जो मतदाता होते हैं, जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने एक स्पष्ट विकल्प होता है, ठीक है। हमारे सामने ये वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम मशीन, यहाँ पे एक तरफ साइन होता है, चुनाव चिन्ह होता है, यहाँ पे नाम होता है, और यहाँ पे एक बटन होती है। तो हम इसी हिसाब से हमारा मनपसंद जो होता है नेता, हम उससे चुनते हैं और उसके सामने बटन दबा देते हैं। तो स्पष्ट विकल्प है हमारे सामने, विकल्प है बेसिकली। इसमें मतदाता जो है, मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होता है, क्योंकि मतदाता जो से हम नॉर्मली अगर पर्सनली नहीं जानते हैं तो आसपास के एरिया के हिसाब से तो जानते ही हैं, क्योंकि वो हमारे एरिया का ही होता है, ठीक है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब ये कैसे होता है तो ध्यान से सुनो।
जनता के प्रति जवाबदेह ऐसे होता है कि जब ये सरकार बनाता है, ठीक है, तो वो लोगों के लिए ही कार्य करता है, इसीलिए। उसके बाद यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और सजीतना और कठिन शब्द समझा दो थोड़ा सा, देखो, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत, अर्थात क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया पूरे भारत में आपकी जो 28 स्टेट हैं, ठीक है, इन सभी का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, क्योंकि लोकसभा में पूरे भारत के स्टेट के जो व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधि, वो आते हैं। लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि मत के द्वारा इनको चुना जाता है, तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कुशासन नहीं है, इस प्रकार से। आगे समझ में कॉन्सेप्ट? चलो, इसमें क्या होता है कि खर्चा कम आता है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय एकता से बल भी मिलता है, क्योंकि अभी बताया ना कि पूरे भारत के लोग इसमें शामिल होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुन के आते हैं, तो एकता को बल मिलता है। साथ ही अब एकता को बल मिल रहा है, यानी कि समाज के सभी धर्मों के लोग, वर्ग जाति के लोग मिलकर एक साथ उसको चुनते हैं, तो इससे सामाजिक वर्गों में एकजुटता निकल के आती है और अच्छी सरकार बनती है। ओके, तो इसलिए इसको अपनाया गया था। अब दूसरी बात क्या थी? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बताओ इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो आ जाइए कमियां देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये 8वां पॉइंट था, पढ़ लेना। अब कमियों की बात कर लेते हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू, आ जाओ कमी को देखते हैं। देखो, इस बात को तो हम मानते हैं कि चुनावी प्रणाली है तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली, संसदीय और जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पे 1/3 सीटों पर भाई महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। अभी कम है, लेकिन होना चाहिए महिलाओं का। कितने पे? 1/3 सीटों पर, चाहे संसदीय चुनाव हो या फिर विधानसभा के हो। दूसरा, चुनावों में यह देखा गया कि धन जो है ना, जब चुनाव के लिए धन का उपयोग किया जाता है, तो उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि धन जो है वो एकदम ऐसे वोट खरीदा जाता है ना, धन के हिसाब से। तो धन का नियंत्रण रखा जाए, इसके लिए अधिक कठोर कानून बनाने चाहिए। किसको? चुनाव आयोग को। उसके बाद फौजदारी मुकदमे वालों की जिम्मेदारी रद्द करें, यानी कि इसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उस पर जो मुकदमा है उसके हिसाब से आप रद्द कर दो उसको, उसकी वो इलेक्शन ही ना लड़ पाए, ठीक है। चुनाव प्रचार में जाति के नाम के, धर्म के नाम पे जो भी लोग वोट मांगते हैं उससे प्रतिबंधित कर दो, ठीक है। और ऐसा करते हैं तो फिर, या फिर हिंसा वगैरह करते हैं तो उनके खिलाफ कदम उठाओ और उन्हें उठा के जेल में डालो। वोट जो खरीदे बेचे जाते हैं, इन पर रोक लगाओ। शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं वोट खरीदने के लिए। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि हमारी ये जो प्रणाली है इसको ही बदल दो। सुधार करने का बढ़िया तरीका क्या है? इस प्रणाली को ही बदल दो और अपनाओ समानुपातिक तंत्र प्रणाली, ठीक है। तो ये चीज थी। आखिरी पॉइंट क्या था कि अपने देश की चुनावी प्रणाली को ही बदल दो और दूसरी वाली अपना लो, ठीक है। अब इनके इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखें। देखो, विच सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वाज अडॉप्टेड इन इंडिया एंड व्हाई वाज एक्सेप्टेड? तो कौन सा अडॉप्ट किया था? सिस्टम ऑफ विक्ट्री बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। एंड अथवा में है कि व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया। तो ये तो हो गया कि क्यों अपनाई गई थी, है ना, यहां तक। अब फिर आती है कि हमें किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो वो रिफॉर्म्स हमें ये चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखें। क्या कहा गया है? जो विशेष जरूरतों का सिद्धांत है, ये सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत विरुद्ध है या नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो हम बोलेंगे, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के जो तरीके हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये कहें कि भाई विशेष जरूरतों का सिद्धांत जो है वो सभी समान है, इस बर्ताव के सिद्धांत के खिलाफ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं समान बर्ताव के सिद्धांत की, तो समान बर्ताव का सिद्धांत के हम थोड़ा सा विस्तार करते हैं। अर्थात देखो, एक सेकेंड, अभी आपने ये जो सिद्धांत पढ़ा ना, विशेष जरूरतों का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है एक प्रकार से समान बर्ताव के सिद्धांत का विस्तार है। क्योंकि जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें समान लोगों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करें। एग्जाम्पल के लिए, विकलांगता वाले लोग जो हैं उन्हें कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता योग्य समझा जाए, तो विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल इस प्रकार से होता है। इसी खास लोगों के साथ में वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, उन्हें उनके काम और कार्यकलाप के आधार पर जांचा जाना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि वे किस समुदाय के हैं, ठीक है। भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया हुआ है।
आई नो वेरी वेल कि कुछ बच्चों को अभी ये शायद समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, आपको ना मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप क्वेश्चन समझ जाओ ढंग से, फिर आप समझ जाओगे। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि जो सामाजिक न्याय है इसको स्थापित करने के हमारे 3-4 सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत हमारा ये है विशेष जरूरतों का सिद्धांत, ठीक है। अब ये सिद्धांत आपको ये बताना है कि जो समान बर्ताव का सिद्धांत है इसके विरुद्ध है, अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो समान बर्ताव का सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि जो लोग कुछ संदर्भ में समान नहीं है उनके साथ में हम अलग ढंग का बर्ताव करें। तो ये क्या होता है? ये इसी का विस्तार हो गया। अर्थात जैसे मान लेते हैं कुछ विकलांग लोग हैं तो इनके लिए कुछ हम खास मामलों में असमान और विशेष सहायता दे सकते हैं। लोगों के साथ में वर्ग जाति के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें कैसे जानना चाहिए? उनकी काम के आधार पर और कार्यकलाप के आधार पर, ठीक है। भारतीय संविधान ने भी विशेष जरूरतों का ख्याल रखा है। जो अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं इनके लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान किया हुआ है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। ओके, देखो जहां मुझे लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूं कि मैं खुद एक 11th का स्टूडेंट हूं और मुझे जब समझ में नहीं आया तो आपको कैसे आ जाएगा, है ना। चलो अब इंग्लिश में आ जाओ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल नीड्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। क्लैरिफाई प्लीज नहीं आएगा, क्लैरिफाई या फिर डिस्क्राइब आ जाएगा। तो देख लीजिए, जो प्रिंसिपल है स्पेशल नीड्स का ये अगेंस्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये प्रश्न वैसे तो मैंने 4 नंबर में पूछा है और आएगा ये आपका 6 नंबर में भी। ओके, अब क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण लिखिए। तो अभी एमसीक्यू में भी हमने 2-3 देखे थे, है ना। तो लिखेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। सबसे पहला एक हरी नागरिकता। एक हरी यानी कि भारत का जो नागरिक है उसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही कहा जाएगा। उसके बाद शक्ति विभाजन है और शक्ति विभाजन में जो संघ है यानी कि जो केंद्र है इसमें इसको ज्यादा बेसिकली दिए गई है पावर और राज्य को थोड़ी कम दी गई है। उसके बाद संघ हो चाहे राज्य हो इन सभी के लिए एक ही संविधान होगा। केंद्र और राज्य सरकार जो है ये केंद्रीय सरकार राज्य की सीमाओं में नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आई थिंक 1 से लेकर 3 के बीच में कोई अनुच्छेद है जिसमें भारत की जो केंद्र सरकार है वो राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इस प्रकार से एकीकृत के लिए जैसे राज्य है और केंद्र है इनके बीच में विवाद हो जाए तो एकीकृत का मतलब ये हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना। आपातकाल के समय जो केंद्र है इसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति है और क्या नाम है, राज्यों में राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, राज्यों में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इट मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। एक हरी प्रशासकीय व्यवस्था यानी कि जो IAS IPS वगैरह होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। इसी को इंग्लिश में राइट द फीचर्स ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या यूनिटी है, अब आप इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे पूछा गया है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी और किसने की थी और कुछ नए मानवाधिकारों के नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन एक पेपर का जब मैंने आपको MCQ करवाया था 4 नंबर का, जो आपका शायद क्वेश्चन नंबर 24 होता है, तो उसमें मैंने आपको करवाया था, है ना। MCQ था लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हुआ बच्चों कि इंग्लिश का जो पेपर है ना आपका, इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें भी मैंने आपको ये करवाया था मानवाधिकारों के बारे में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो भी आपको करवाता हूं काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलो समझो, देखो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, किसने? यूएनओ की जो महासभा है इसके द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानवाधिकार जो दिवस है, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है तो बताओगे ना 10 दिसंबर को। कब लागू हुए थे? 10 दिसंबर 1948 को। और किसने लागू किया था? तो यूएनओ की काउंसिल ने यानी कि महासभा ने। अब बारी आती है कि वैश्विक स्तर पर कुछ नए मानवाधिकारों के नाम बताओ। तो जैसे कि सभी को स्वच्छ वायु का, सुरक्षित पेयजल का और टिकाऊ विकास का अधिकार है। सभी को सूचना पाने का अधिकार है। महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार है। समाज के कमजोर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को खाद्य, संरक्षण आदि शिक्षा का अधिकार है।
ठीक है, सादा जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियां, इन सभी की आवश्यकता एक व्यक्ति के अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और कुछ नए अधिकार। इंग्लिश में, व्हेन एंड हु मेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो किसने किया था? यूएनओ का जो सिक्योरिटी कह रहा हूं, जो जनरल असेंबली थी, इसने किया था। और कुछ नाम बताओ, तो नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ। ओके, 4 नंबर के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। 23 क्या कहता है? केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वर्णन कीजिए। यानी कि जो केशवानंद भारती मामला था, ये 1973 में हुआ था बेसिकली। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय लिए थे, तो 4 से 5 निर्णय लिए थे, वो आपको बताने हैं। तो आ जाइए, देखिए, न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि जो हमारा भारत का संविधान है, इसका एक मूल ढांचा है, और चाहे संसद हो या फिर कोई भी हो, संसद या अन्य कोई भी संविधान के इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। चाहे संसद इसमें संशोधन ही क्यों ना कर दे, तो भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकती है। दूसरा, संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने यह कहा कि ये जो है वो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसीलिए संपत्ति के आधार पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि इस संपत्ति के अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, वो मुद्दा अपने पास रखा। ठीक है, और इसकी जो व्याख्या थी वो संविधान के अनुसार की, किसने? न्यायपालिका ने। फिर 1979 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, और अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया। ओके, तो संपत्ति का अधिकार हो गया या फिर केशवानंद भारती मामला हो गया, इस प्रकार से इसको आपको वर्णित करना था। आ जाइए आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। तो क्या हुआ था उसमें, क्या लिया था इन्होंने, तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के अपने पहले सेक्शन की, जो कि हमारा इस पेपर का चौथा सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी। अब इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? 4 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, एक सोर्स बेस्ड, 4 नंबर का एक कार्टून, और 4 नंबर का आपका एक मैप। अब टेंशन मत लो बच्चों, देखो मैप के लिए मैं क्या करूंगा, मैप को मैं अलग से अच्छे से समझा दूंगा, और वैसे भी मैप के लिए मैंने एक 1 शॉट वीडियो बनाई है, और आप यकीन मानो अगर आपने मैप की वो 1 शॉट वीडियो देख ली तो पेपर में आपके पूरे 4 नंबर आएंगे। कैसे देखें सर? लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, तो देख लेना। और साथ ही आपके लिए जो कार्टून वाली वीडियो है, ठीक है ना, कार्टून वाली वीडियो वो मैंने बना दी है, बस अपलोड करनी बाकी है, तो वो भी आ जाएगी आपकी। ओके बच्चों, टेंशन मत लो, अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ये हमारा एक नंबर के 4 जो एमसीक्यू वाला होता है ना, वो वाला है। तो आइए देखते हैं। तो दिया गया है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहां नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं। तो आपका यहाँ पे देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्या सर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहां पे नागरिक दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूनान के प्राचीन नगरों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, कई स्थानीय सरकारें, विशेष करके ग्राम सभाएं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जो हमारी पंचायत होती है ना, उसमें भी हम लोग गांव में मिलकर एक ही साथ तो फैसला लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को फैसला लेना हो तो इस तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र अमल में नहीं होता। देखो नॉर्मली अगर हम एक गांव में देखें तो ज्यादा से ज्यादा 500 लोग होंगे, है ना, या 1000 होंगे मान लेते हैं। तो ऐसे में वो सभी भाग ले सकते हैं फैसले लेने में। लेकिन क्या हो जब किसी हम स्टेट की बात करें जहाँ पे 1 नहीं 10 नहीं कुछ 50 लाख तक भी व्यक्ति हो, तो वहां पे सभी एक साथ भाग ले सकते हैं? नहीं। तो वहां पे क्या होता है, वहां कार्य करता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वही बात है यहाँ पे। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी अभी हमने समझा प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोग जो है, जो जनता है, जो नागरिक है, वो दिन प्रतिदिन के मामलों में भाग लेते हैं प्रत्यक्ष तौर पे। सेकंड, भारत में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ये क्या है? तो विधानसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा भी नहीं है, तो क्या है? ग्राम सभा यानी कि पंचायत। और थर्ड है आपकी, हमने किस देश से FPPS यानी कि फास्ट पोस्ट पास्ट सिस्टम यानी कि हमारी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली किससे अपनाई है? तो ये अपनाई है बच्चों इंग्लैंड से। किससे अपनाई है? इंग्लैंड से अपनाई है। उसके बाद किस प्राचीन शहर में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देख सकते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया था यूनान, और यूनान कहां से है? ग्रीस से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और आप चाहो तो इसे पढ़ लो।
रही बात क्वेश्चन की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो पीपल पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स। एंड सेकंड, देयर आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ग्राम सभा। एंड फ्रॉम विच कंट्री वी हैव अडॉप्ट एफपीएस? इंग्लैंड। एंड इन विच एंशिएंट सिटी कैन वी सी एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इट इज इन ग्रीस। है ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 25 देखिए। 25 में क्या बोला गया है? न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? तो ये लड़की कहती है न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। ये लड़का कहता है बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पे पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी? यानी कि न्याय वाले चैप्टर से आपका है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है आपका कि न्याय से क्या तात्पर्य है। तो ये जो ये कार्टूनिस्ट ने इन जो दोनों लड़कों लड़कियों के बीच में ये जो न्याय के ऊपर वाद विवाद चल रहा है, इसमें न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ बताया गया है कि हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना ही न्याय है। दूसरा, विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है? यानी कि अभी इसने बोला, इस लड़के ने, कि ये हालांकि जो न्याय की देवी है उसे आंखों पर पट्टी बांधे रहनी है, लेकिन अगर पट्टी बांध के देखेगी तो ये विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी? तो विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है? विशेष जरूरतों से अभिप्राय है जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। तीसरा, भारत में न्याय की देवी से संबंधित सरकार का अंग है, तो वो कौन है? न्यायपालिका। एंड न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी किस लिए बंधी होती है? क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना होता है। ठीक है, तो चित्र बहुत ही आसान था। अब आपके लिए देखो कार्टून वाली एक जो वीडियो है वन शॉट, कौन सी? वन शॉट, आपकी पहली बुक से भी और दूसरी बुक से भी बन चुकी हैं, बस अपलोड होनी बाकी है। ठीक है, अपलोड हो जाएगी, सेट हो जाएगी, तो वैसे मैं अपलोड कर दूंगा, आपके लिए पब्लिक कर दूंगा, तो देख लेना। ओके, अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम में। एक सेकंड, अच्छा इंग्लिश मीडियम में इस कार्टून का जो वार्तालाप है वो मैं ऐड करना भूल गया। चलिए कोई नहीं, आप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज मीन बाय जस्टिस एंड व्हाट इज मीन बाय स्पेशल नीड्स एंड इंडिया इज द ऑर्गन ऑफ government related to the goodies of justice and the goodies of justice remains blind because। अब आपके सारे आंसर ये दिए गए हैं। चलिए अब मैप को डिस्कस करते हैं। तो 26 है, ABCD 4 मैप दिए गए हैं, जानकारी के हिसाब से हमें राज्यों की पहचान करनी है। चलो देखो, जानकारी क्या है हमारी? सबसे पहली हमारी जानकारी है कि वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर जी मैप तो शायद एक सदनीय 2 सदनीय ही आएगा, लेकिन नहीं। देखो हम ग्रांट नहीं ले सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर में एक तो 1960 का रहेगा, ठीक है, और एक आई थिंक 1966 कुछ का है। तो इस समय कुछ राज्य जो बनाए गए थे और 2000 में जो राज्य बनाए गए थे उसको लेकर भी आपका मैप आ सकता है, तो हम एक भी नंबर का मैप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। तो वह राज्य जिसका गठन 1960 में हुआ, तो ऐसे 2 राज्य थे। कौन कौन से? ऐसे 2 राज्य कौन कौन से थे? तो बताइए इनमें से कौन सा राइट होगा आपका? तो वो 2 राज्य से एक तो था महाराष्ट्र, एक था गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया गया जानकारी के लिए महाराष्ट्र। तो कैसे मैप में भरोगे? मैप में आपको टेबल दी जाएगी। अब टेबल में एक तरफ क्रम संख्या होगी, अक्षर और राज्य का नाम। तो पहला हो गया हमारा महाराष्ट्र, जो कि इसके लिए बी दिया गया है। दूसरा, दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य। दक्षिण भारत की बात हो रही है, यानी कि इस वाले इलाके की बात हो रही है। तो इसमें द्विसदनीय राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सी। और सी क्या है भाई? सी है आपका कर्नाटक। तो भरेंगे, ये रहा हमारा अक्षर सी और ये हो गया आपका कर्नाटक। फिर उसके बाद पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। तो पूर्वी भारत में एक सदनीय कौन सा है? ये रहा देखो डी। अब डी क्या दिया गया है देख लेते एक बार। डी जो है ये आपका नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। उसके बाद पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो साउथ में भी पड़ जाता है और वेस्ट में भी पड़ जाता है, इसीलिए हमारा ए जो है ये क्या है? ये गोवा है। ठीक है, तो गोवा कहाँ पे है आपका? ये रहा देखो, ए के लिए गोवा हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ जो कि आपके यहाँ से थोड़ी अलग है। और जो जिन बच्चों को ये लगता है कि केवल और केवल हमारा जो मैप है वो जो द्विसदनीय विधायी राज्य है इससे ही आएगा, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं। देखो द्विसदनीय विधायी राज्य कितने हैं आपके? टोटल हैं 6। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था ये, बट आजकल ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो 6 राज्य बचे। कौन कौन से? देखो सबसे पहला है आपका यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा है आपका चौथा कर्नाटक है, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश, पांचवा तो तेलंगाना है, छठा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपके 6 हैं। बस यही मैप है आपका। बाकी एक सदनी तो कहीं से भी उठा लेगा
और वो 1960 वाले हो गए, 1966 वाले हो गए, 2000 वाले राज्य हो गए, तो इसके लिए एक अलग से मैप की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना। अगर आप चाहते हो कि रिवीजन करवा दूं मैप का तो आप मुझे बता देना कमेंट में। ओके, चलो अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि मैप तो बेसिकली आपको स्टेट का नाम ही तो लिखना है, तो देख सकते हैं ये हैं आपके, और स्टेट के नाम ऊपर लिख दिए मैंने। चलिए अब बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर ए की। अब ये प्रश्न जो अभी हम सेक्शन ई में डिस्कस करेंगे सारे के सारे 6 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन में आपको एक एक अथवा यानी कि टोटल 6 नंबर के 8 क्वेश्चन हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये जो आपके क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, और रिपीटेड जो क्वेश्चन थे उसमें से भी हम फिल्टर करके क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में क्या पूछा गया बच्चों? पूछा गया है समानता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो समानता के कई आयाम हैं, तो हमें उनको बताना है। तो देख लेते एक बार कितने आयाम हैं समानता का। एक तो हो गया राजनीतिक आयाम, ठीक है, एक हो गया आर्थिक समानता वाला आयाम, और एक हो गया सामाजिक समानता वाला आयाम। तो इन तीनों की समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो जब हम बात करते हैं बच्चों राजनीतिक समानता की, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल उठता है कि वोट देने का अधिकार, स्वयं चुनने का अधिकार, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो ऐसा अधिकार सुनिए, है ना। तो वही चीज है, इसमें सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान की जाती है। समान नागरिकता जब मिलती है तो उसका मतलब ये है कि सभी को मतदान का अधिकार मिलता है, अपना संगठन बनाने का, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। नागरिक मतदान कर सकते हैं, स्वयं को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और स्वयं भी निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत हमें उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जिसके बिना लोग जो है यानी कि हम जनता सरकार में अपना भाग नहीं ले सकती, इसीलिए हमें राजनीतिक अधिकार की जरूरत है। दूसरा आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता क्या होती है? इसका लक्ष्य ये होता है कि धनी और निर्धन समूहों के बीच में एक जो खाई है अमीरी गरीब की बहुत बड़ी, उसको कम किया जाए। दूसरा, लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका भी देती है। यानी कि जो एक लोकतांत्रिक देश होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों में समान अवसर प्रोवाइड करवाते हैं। योग्यता रखते हो तो समान अवसर मिलेगा, आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। और साथ ही अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अवसर को उपयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर निचले हैं, दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े हैं, तो उनके लिए बेसिकली कुछ आरक्षण वगैरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें अगर कोई बेरोजगार है या फिर योग्यता अनुसार व्यवसाय नहीं मिल रहा है तो उसकी भी व्यवस्था की गई, तो अपने योग्यता के अनुसार व्यवसाय को चुन सकता है, ये बातें हैं। फिर सामाजिक समानता आती है, तो वह समाज जहां जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर जब भेदभाव नहीं होता है वहां सामाजिक समानता होती है। विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास संसाधनों तक पहुंच के अवसरों को बराबर ठीक मौका मिले, इसको सभी को मौका मिले ऐसा अवसर मिलने, ठीक है। समाज में सभी लोग जीवन यापन के लिए उन्हें जो अनिवार्य चीजें से रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, ये सभी उनकी अच्छी हो, इसकी गारंटी सामाजिक समानता का आयाम करता है। समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से? चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। समानता को बढ़ावा देने के तरीकों के विस्तार को बताइए। अर्थात समानता को बढ़ावा देने के जो 2 से 3 तरीके हैं, आपको इसे बहुत ही विस्तार से समझाना है। यानी कि समानता को हम स्थापित करते हैं तो किन किन तरीकों से? तो मेनली 2 तरीके हैं, एक तो है विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता, ठीक है, और एक है औपचारिक समानता की स्थापना को करके। अब ये दोनों क्या पॉइंट कहते हैं तो ध्यान से देखो। समानता जो है उसे हम विभेदक बर्ताव के द्वारा स्थापित करते हैं। सबसे पहला, समानता के इस सिद्धांत में यथार्थ को बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। यानी कि देखो, जब हम ये बोलते हैं कि हमें समानता को स्थापित करना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं, लेकिन ऐसा पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकें, हमें उनके साथ अलग अलग बर्ताव करना पड़ता है, तभी उनके अधिकारों की रक्षा होगी। एग्जाम्पल के लिए, विकलांग जो लोग हैं इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर विशिष्ट ध्यान वाली जगह बनानी होती हैं। कॉल सेंटर से रात के समय आने वाली महिला जो है, इसके लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो ये सभी क्या है कि ये दर्शाती है कि हम अन्य लोगों के साथ में अन्य प्रकार का भेदभाव करके समानता को स्थापित कर सकते हैं, जैसे विकलांग और महिला कॉल सेंटर की बात। दूसरा, औपचारिक समानता की स्थापना। वैसे ये आपका पहला है, ठीक है, वो वाला दूसरा था। तो इसमें बताया गया समानता के अर्थ के बारे में। समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक
किसी भी आधार पे जब भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे, तब बोलते हैं औपचारिक समानता की स्थापना। जब हमने ये बोला बच्चों कि औपचारिक समानता की स्थापना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असमानता और विशेष अधिकार ये खत्म हो जाने चाहिए। दूसरा, भारत में समान अवसरों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कारण सिर्फ इतना है, लोग अगर विकसित नहीं हो पा रहे हैं कि अन्य वर्ग के लोग उनका शोषण करते हैं, बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग का शोषण कर लेते हैं। बाकी अवसरों की तो भरमार है भारत में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, औरतों को उत्तराधिकारी का अधिकार न देना, उन्हें शिक्षा का अधिकार न देना, गरीबों को मताधिकार न मिलना, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। बट भारत में इसके लिए प्रावधान है, ठीक है। भारत ने संविधान में जाति, नस्ल, धन, लिंग इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव है इसको दूर किया और ये कहा कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष एक समान बर्ताव सिद्धांत लिया गया है, यानी कि सभी एक समान है, ठीक है। तो पिछले 5-7 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए ना कि समानता के आयाम क्या है, राजनीतिक समानता क्या होती है, आर्थिक समानता क्या है, सामाजिक समानता क्या है, एंड सेकंड कि विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता कैसे स्थापित करते हैं और औपचारिक समानता के द्वारा। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देखो, डिस्क्राइब द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो डिफरेंस डायमेंशंस कौन कौन से इक्वालिटी के, तो सबसे पहले है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एंड सेकंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, एंड थर्ड सोशल इक्वालिटी। तो अब आपको मैं दिखा देता हूं 10 सेकेंड में। देखो, आपका सबसे पॉलिटिकल इक्वालिटी को आपको डिफाइन करना है, फिर इकोनॉमिकल आपकी जो इक्वालिटी है इसको डिफाइन करना है, ठीक है, फिर आपकी जो सोशल इक्वालिटी है इसको डिफाइन करना है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्राइब इन डिटेल द वेज टू प्रमोट इक्वालिटी। तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए क्या तरीके, एस्टेब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बच्चों आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। ये आपका वैसे लिखा दूसरा है लेकिन है पहला, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा ये दूसरा वाला है, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल बिहेवियर। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें से आपके एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 15 से लेके 20 एमसीक्यू निकलेंगे। और ये सर जी 15-20 एमसीक्यू, जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है देखो, लोकसभा का संरचनात्मक वर्णन कीजिए, यानी कि लोकसभा की संरचना कैसी होती है ये बताइए। दूसरा, राज्यसभा की जो संरचना है ये बताइए, ठीक है। अभी तो लोकसभा राज्यसभा की मैं आपको संरचना बता रहा हूं, जब एक और पेपर लाऊंगा तो आपको इन दोनों की जो शक्तियां हैं उनके बारे में बता दूंगा। तो इस प्रकार से लोकसभा का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार लोकसभा की, जब हम संरचनात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। एक सेकंड, इतना बड़ा नहीं है, छोटा कर दे इसको इस प्रकार से। देखो, लोकसभा की हम बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन करता है, जो हम आम लोग हैं, हम आम जनता कैसे करती है, मतदान के द्वारा, ठीक है। हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं अपने, वही तो जाते हैं लोकसभा में। इसीलिए हम लोकसभा को क्या बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, या फिर इसे आम जनता का सदन बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो बैठक होते हैं इनकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। ओके, अधिकतम सदस्य संख्या जब संविधान बनाया गया था, ठीक है, लागू हुआ था, उस समय ये थी 552 और वर्तमान में 543 है। ये डेटा जो है वो 2000 कितने का है, आई थिंक 2022 का ये डेटा, ठीक है, 2022 या फिर 21 का है। तो एक बार आप 2024 के हिसाब से सर्च कर लेना कि कितना डेटा है। ओके, उसके बाद इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन ये उससे पहले भंग भी हो सकती है। कैसे भंग हो सकती है, अगर प्रधानमंत्री अयोग्य साबित हो जाता है, संविधान के खिलाफ कार्य करता है, या फिर क्या बोलते हैं कुछ गलत करता है, तब। भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा के सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो ये लोकसभा की संरचना हो गई। अभी जो एमसीक्यू होंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले आप इनको समझ लो, ठीक है। तो लोकसभा आपने समझ ली, अब समझो राज्यसभा के बारे में। ये राज्यसभा क्या होती है, तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो हम नहीं करते, तो कौन करता है, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा को। उसके बाद इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम ऊपरी सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी तो होती नहीं है, इसीलिए इसको राज्यों की परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। वैसे तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 252 है, लेकिन वर्तमान में 245 है, और अभी 2024 की बात कर लें तो ये चेंज हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल, तो लोकसभा जो है, सॉरी राज्यसभा, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अब ये 6 वर्ष ना 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये एक स्थायी सदन है
जिस स्थायी का मतलब क्या हो गया, ये कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होगी। जैसे लोकसभा 5 साल में पूर्ण रूप से भंग हो जाएगी, है ना, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, प्रधानमंत्री ने कुछ गलत किया या फिर कुछ और भी काम हुआ, है ना, तो वो जो है भंग हो सकती है, लेकिन ये कभी भंग नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 साल बाद चुने जाते हैं, यानी कि हर एक 2 साल में इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का योगदान, तो भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल ऐसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये राज्यसभा की बातें हो गई। अब देखो, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि आपको मैं बताऊंगा एमसीक्यू आपके क्या क्या रहेंगे, तो जितने आपने पॉइंट देखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो हम आम जनता करते हैं। कैसे करते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? जो हमारी मतदान की प्रक्रिया है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहते हैं? इसको हम निचला सदन भी बोल सकते हैं या फिर आम जनता का सदन बोल सकते हैं। लोकसभा के जो बैठकें होती हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति इस सदस्य में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को। किस क्षेत्र में? आंग्ल भारतीय समुदाय के क्षेत्र में। लोकसभा हो गया। राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? तो हम नहीं करते, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये करते हैं। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद। अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। 1/3 सदस्य का चुनाव कितने ईयर में होता है? 2 साल में। भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 करते हैं। किस क्षेत्र में? कला, शिक्षा, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में। ठीक है, तो आ गया ना समझ में क्वेश्चंस और एमसीक्यू सारे के सारे। चलो इंग्लिश में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में आपके सामने ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। अब आप चाहो तो इसे पढ़ लो अच्छे तरीके से, वीडियो को पॉज करके। ओके, फिर यहाँ पे बात करेंगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में भी सारी बातें एक ही बार में आपको दे दी गई हैं, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बड़े ही ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको मौलिक अधिकार की विशेषताएं बतानी है, आपको नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं बतानी है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं, और जहां तक मुझे लगता है आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में मौलिक अधिकार की जो विशेषता है, हो सकता है यही अलग से 4 या 6 नंबर में आपकी आ जाए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो सकता है यही 4 से 6 नंबर में आ जाए, है ना। तो काफी पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ध्यान से देखो। मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ये संविधान में लिखे हुए हैं। सूची किसमें है? भाग 3 में। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान, विशेष तरीके अपनाए गए हैं। साथ ही मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अब कैसे करता है? तो संविधान कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप भारतीय नागरिक होने के नाते न्यायपालिका जा सकते हो। ठीक है, इनमें यानी कि मौलिक अधिकारों में यदि कोई परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि कोई आम कानून से इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें संशोधन करना पड़ेगा आपको। किसमें? देश के संविधान में। ठीक है, छठा, सरकार के द्वारा ये श्योर किया जाता है कि कभी भी वो कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अगर ऐसा हुआ तो न्यायपालिका पहले तो सरकार को बर्खास्त करने की अर्जी डालेगी, ठीक है, उस पर दबाव डालेगी और नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करेगी। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों को या फिर जो अन्य अधिकार हैं इनकी रक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है और इससे उनकी रक्षा होती है। ठीक है, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको लेके जब उल्लंघन होता है तो उसके लिए विशेष आदेश जारी करती है, जो कि होते हैं रिट। ओके, चलिए अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है बच्चों, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। जो हमारे भारतीय संविधान के जनक हैं, ठीक है, जिनका नाम है BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ठीक है, किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार कहा है? ठीक है, और मैं आपको हिंट देता हूं, ये हमारा एक ऐसा अधिकार है जो केवल और केवल एक ही अनुच्छेद में है, इसीलिए इसको ऐसा अधिकार बोला गया है जो कि मौलिक अधिकार, जो हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं, किसी भी 5 मौलिक अधिकार, उनको सुरक्षित करती है। ये एक ऐसा अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? ठीक है, और साथ ही उसका अनुच्छेद बेसिकली क्या है? ठीक है, तो आपको उसका अनुच्छेद भी बताना है। अधिकार का नाम, अनुच्छेद का नाम। जो बच्चा
सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और साथ ही हार्ट भी दे दूंगा ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए कि आंसर है क्या जिसे नहीं पता है। ओके, तो मौलिक अधिकारों की विशेषता आपको पता चल गई। अब दूसरा समझते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि डीपीएसपी के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के होते हुए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो नागरिकों के विकास के लिए जरूरी होती हैं, ये वही है। ठीक है, बेसिकली नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के अलावा दिए गए कुछ नियम हैं और ये कुछ नीति निर्देशक हैं जो कि सरकारों को दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम इन्हें लागू करो। ठीक है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये क्या है कि इसके उल्लंघन पे हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक के उल्लंघन पे हम न्यायालय नहीं जा सकते। साथ ही इन्हें लागू करने के लिए आप सरकार से आग्रह तो कर सकते हो लेकिन दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो उसकी मर्जी है लागू करे या ना करे, लेकिन उनका ये दायित्व है सरकार का कि उन्हें ये लागू करे। एग्जाम्पल सर जी एग्जाम्पल दीजिए तब समझ में आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल लाइक जैसे मान लेते हैं न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, तो जब क्या बोलते हैं एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण हो गया या फिर रोजगार गारंटी योजना हो गई, तो जब गांवों में लोग जो थे उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा था किसानों को, और क्या बोलते हैं फसल अच्छी नहीं हो रही थी, तो दबाव डाला गया सरकार पे कि हम यूं बेरोजगार बैठे हुए हैं तो हमारे लिए कुछ तो रोजगार के साधन निकालो। तब क्या निकाला गया, रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जो कि उसके हाथ में है सरकार के। फिर अब रोजगार गारंटी योजना आई तो रोजगार अगर ढंग से मिल नहीं पा रहा था तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ताकि गांव के जो लोग हैं वो भी सरकार में शामिल हो, ऐसा अनुभव हो। इस प्रकार से स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना, तो ये चीज थी। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया 29 का पहला वाला, मौलिक अधिकार की विशेषताएं और आज के नीति निर्देशक तत्व। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। क्या है सर, नागरिकों के कुल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, किन्हीं 6 को लिखे हैं। सर जी इतना आसान भी आएगा? अरे आएगा क्यों नहीं, एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि बहुत आसान होगा। आप कहोगे हैं ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, और एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा जो आप कहोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है ना, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का होता क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान और एक बहुत ही डिफिकल्ट आएगा। तो आसान मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 1976 में जब भारत का 42वां संविधान संशोधन हुआ संविधान का, तब इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 51 का के तहत। और कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर अब आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है वो किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 51 के का में दिए गए हैं। कब इसमें ऐड किए गए थे, तो 1976 में। किस संशोधन के तहत, 42वें के तहत। ओके, अब क्या क्या है, तो एक नहीं दो नहीं है तो 10 यार, 10 ही बताने पड़ेंगे ना। देखो सबसे पहले तो यह कि भाई हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, हमें भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं इनको हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता इसकी रक्षा करें। एक सेकेंड, कुछ याद आ रहा है आपको? संप्रभुता, एकता और अखंडता, कुछ याद आया? याद आया तो बताओ क्या याद आ रहा है आपको? चैप्टर 1 नेहरू जी के द्वारा कुछ पेश किया गया था संविधान सभा में, क्या याद आया? संप्रभुता, एकता, सिद्धांत। कुछ याद आया? बताओ फटाफट, सोचो क्या मैं कहना चाहता हूं। एक प्रस्ताव पेश किया था उन्होंने संविधान सभा में 1946 में, क्या था वो? याद आया कुछ? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। उसमें ये बातें कही गई थी और उसमें संविधान की जो संविधान सभा है इसकी मूल रूप जो क्या बोलते हैं मूल रेखा, ये भी बताई गई थी। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कनेक्ट करते चलिए। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, ये भी कहा गया है। हमारी संस्कृति जो है, सामाजिक गौरव और हमारा जो परंपरा है इसका महत्व समझें, उसको बनाए रखें। भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन करें, सुधार की भावना को विकसित करें, राष्ट्र सेवा, भाईचारा, संपत्ति को सुरक्षित करें, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे समझ में इसी तरीके से। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं बच्चों कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं? तो सारी की सारी विशेषताएं एक ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या है? गाइडिंग एलिमेंट्स या फिर स्टेट पॉलिसी। गाइडिंग एलिमेंट्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या होते हैं इसके बारे में, जैसे कुछ एग्जांपल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा?
कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन गिवन टू सिटीजन्स, राइट एनी 6, तो कोई 6 लिखनी थी। तो आ जाइए लिख देते हैं कि बारे में। ये देखो पहले कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट हुआ था 42, कब हुआ था 76 में, और किस आर्टिकल में दिए गए 51 के ए में। तो अब हैं कौन कौन से, तो वो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या कहा गया है, एक राष्ट्र के रूप में भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच के महत्व को समझाइए। यानी कि जब हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत के नागरिक और भारत के राष्ट्रीय जो भावना है इसके महत्व को समझाइए। तो आ जाइए समझते हैं एक नागरिक और एक देश की भावना का महत्व। देखो कोई भी नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या फिर कुछ खास उत्सवों के आयोजन पर प्रतीकों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम भारतीय हैं तो हम झंडे का बेसिकली सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान होता है तो हम वहीं पे खड़े हो जाते हैं, हम सम्मान करते हैं उसका। ठीक है, अपनी राष्ट्रभाषा को हम कहीं भी बोलने से शर्माते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये संबंध है। साथ ही जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं लाइक भारत, लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं, यानी कि इसमें सभी धर्म, जाति आदि प्रकार के लोग रहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रांस है, फ्रांस जो यूरोपीय मूल के लोगों को नहीं अपितु उत्तरी अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्र से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है, इसे राजकृत नागरिकता कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राजकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में अलग हो सकते हैं। जैसे मानते हैं कि क्या नाम है, इजराइल है, इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर जैसे इजराइल है, अगर आप यहूदी हैं तो सिंपल सी बात है आपको वहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। इसी प्रकार से जर्मनी में कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे आप विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए तो भी नागरिकता मिल जाएगी। तो नागरिकता प्राप्ति के तरीके भी कुछ बताए गए यहाँ पे। ठीक है, एक पेपर ऐसा था बच्चों जिसमें मैंने आपको नागरिकता प्राप्ति के 6 तरीके और खोने के 6 तरीके बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। भारतीय संविधान के अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया गया। भारत में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग आदि भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये समायोजित बहुलवाद है भारत में। ठीक है, इसने अनुसूचित जाति, जनजाति, अलग अलग समुदाय, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूर दूर के समुदायों को भी समान नागरिकता दी हुई है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 30वें खंड के द्वारा संसद द्वारा पारित कानूनों में दिया गया। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि नागरिकता का वर्णन किस में है, संविधान के 30वें खंड में है। दूसरे में तो आपके वो हो गए मौलिक अधिकार, तीसरे में आपकी नागरिकता का है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा भाई, अब ये बताओ कि राष्ट्रवाद क्या होता है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि राष्ट्रगान को सम्मान देना, झंडे को सम्मान, राष्ट्रभाषा बोलना, तो आखिर ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ नेशन, राष्ट्रवाद, इसका क्या अर्थ है। तो आ जाइए समझते हैं। देखिए जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सामान्यतः अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें, एग्जाम्पल के लिए मैं ही आपसे पूछता हूँ, अच्छा बच्चों ये बताओ कि आप इस भारत में रहते हो, आप भारत के नागरिक हो, तो आपके लिए भारत के लिए राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है। तो आप क्या कहोगे, हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, हम देशभक्ति, हमारे अंदर देश के लिए भक्ति है, हम देश के लिए बलिदान जैसी जो बातें हैं हम इसकी बात करते हैं, है ना, सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे दिल्ली में राजपथ जो परेड होती है इसको देखना, है ना, ये चीजें होती हैं। वास्तव में आपका तो यही मतलब है, लेकिन इसको थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं। कैसे, राष्ट्रवाद का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों में अपनेपन की भावना। एग्जाम्पल के लिए भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, अब इसमें रहने वाले सभी लोगों के अंदर जब अपनेपन की भावना होगी, अपने देश के लिए अपनेपन की भावना होगी, तब वो राष्ट्रवाद है। ठीक है, साथ ही राष्ट्रवाद एक राजनीतिक सिद्धांत जिसका अर्थ है एक देश जो किसी के अधीन नहीं है बल्कि स्वशासित है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ ये भी होता है कि जो लोकतांत्रिक हो, जो किसी के अधीन ना हो। राष्ट्रवाद स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की बात करता है। इनके राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद राष्ट्र का आत्मनिर्णय है जो कि केंद्रीय सिद्धांत पर आधारित होता है और देश स्वयं का निर्माण करता है। ये कुछ बातें हैं राष्ट्रवाद के बारे में। अब आप अपनी तरफ से चाहो तो 1-2 पॉइंट और है आपकी मर्जी, ऐड करना चाहो तो कर लो। ओके, अब इनको इंग्लिश मीडियम में देखें तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिटवीन द इंडियन नेशन एज ए नेशन एंड इट्स सिटीजन्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है बिटवीन द इंडियन नेशन एंड इट्स सिटीजन्स एज ए नेशन, तो क्या क्या होती है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, सारी बातें लिखी हुई हैं। एंड इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखो कई बच्चे इंग्लिश में शिकायत करते हैं कि सर जी इंग्लिश में नहीं समझाते हो। देखो
वीडियो स्पेशली हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होती है, लेकिन हम मेहनत करके आपके लिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन का जो ट्रांसलेशन है उसको करके इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और देखो मेन क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं और उसको समझ में आना चाहिए। तो समझा मैं आपको देता हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाती है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनलिज्म, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो नेशनलिज्म होता क्या है इसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, किसके बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। नीचे भी है क्या, हाँ एक पॉइंट आपका ये रहा बेसिकली। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1.5 घंटे के महा एपिसोड के अंदर अपनी 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के फाइनल के एग्जाम के लिए जो तीसरा वाला हमारा सैंपल पेपर था इसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि हमने आपको जो भी 1 नंबर के आपके यहाँ पे एमसीक्यू बताए हैं इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। 2 नंबर के जो आपके जो क्वेश्चन बताएं इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। 4 नंबर के जो क्वेश्चन थे ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, पैसेज, कार्टून, मैप अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। और 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे इनके बारे में भी। ठीक है, तो बस बच्चों यही थी आज की वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। जैसे कि हमने कहा था टारगेट है हमारा 1K लाइक का, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को ताकि वो भी देखें और एग्जाम की तैयारी कर सकें। और बाकी आप लोग बच्चों ना मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां पे भी हम कनेक्ट हो जाएंगे जैसे यूट्यूब पे कनेक्ट है चैनल के माध्यम से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो आए आप उसको देख सको। कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है। ठीक है, आप सभी कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो अभी तो केवल ये तीसरा पेपर मैंने समझाया है, इसके अलावा कम से कम 6 से लेकर के 7, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी 6 से लेकर के 7 और सैंपल पेपर आएंगे आपके। इवन PYQ भी बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल पेपर नंबर 4 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप अपनी तरफ से भी तैयारी कीजिए, हम तो करवा ही रहे हैं और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।